फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवारों के बुज़ुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। मौसम 7.1 मौसम। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1 किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय में भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज़ की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी हो रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज़ वर्षा होने लगे, अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इनमें 3 अगस्त 2006
से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी में इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। 7.2 जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रति दिन मौसमी संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायुवी परिस्थितियों का विवरण किया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्याह्न तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिससे वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होते हैं, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हुआ है जो ब्रैकेट में है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अब सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों, वायुमंडल द्वारा अवशोषित परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं, आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है।
व 7.3 जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उसके परिवेश से अनुकूलन में सहायता होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायुवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वह किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों फर की 2 मोटी परतें होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह के शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो पाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में उनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायता करते या सहायक होते हैं। तैरते समय वह अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति घ्राण शक्ति तीव्र होती है जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रभाव चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारारेखित होता है और इनके पैरों से जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। क्वेश्चन
है? क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती है? ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। नोट कीजिए कि हाँ, मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वह पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आंध्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिम घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायुवी परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए संघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वह रहते हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुकुन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिनकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच जाते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं और इसका भार नहीं सह सकती है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन डेल्ट लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसे सफ़ेद श्वेत अयाल है, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबूक थोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का
एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गया है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रंध्र कहते वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को यह सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। यहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट नोट। क्या आप जानते हैं कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः यह अच्छी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे जाते रहते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहस्बोध होता है और यह जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूत चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते हैं। आपने क्या सीखा? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल दिन प्रतिदिन की स्थितियाँ उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर बाद, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। वर्ष भर है सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए के मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष 6 महीनों में सूर्य उदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत सफ़ेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अतिशीत मौसम में बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूलन जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादप और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होता है कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज़, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, खाल, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें।